हेलो दोस्तों, मैं पुनीत आपको कहानियों की दुनिया में ले जाने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत होने के बाद अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं समझ पाऊँ आपको क्या पसंद आ रहा है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ। आप सिर्फ मेरे लिए व्यूवर्स नहीं हैं, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अपने परिवार के सदस्यों को खुश रख पाऊँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ उनके लिए ला पाऊँ। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओलिव लेस्टर है और मैं फिनलैंड का रहने वाला हूँ। यहाँ के एक शहर में मैं रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल यहाँ पर नहीं रहता क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले कभी मैं एक गांव में रहा करता था, लेकिन मेरी फैमिली वो गांव को छोड़कर शहर आ गई। अब वो गांव में हमारा कुछ नहीं बचा था, लेकिन मेरे पिता जो कि मेरी माँ से झगड़ा किया करते थे, दोनों का जब डिवोर्स हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं किसके साथ रहूँगा। लेकिन मेरी उम्र भी 18 साल की हो चुकी थी, तो मुझे अकेले ही रहना पड़ा। दोनों के साथ मैं रह नहीं पाया और शहर में जैसे फंस गया। गांव से निकलकर जो शहर में आता है उसका दिल जैसे गांव में रह जाता है। भीड़ भाड़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ, वहाँ पूरा दिन बहुत सारे लोग आते हैं। वहाँ मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता। शोर शराबे में ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी उम्र बढ़ाए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं घर जाता हूँ, अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाता हूँ, तब सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल शोर शराबा नहीं, लेकिन एक चीज की कमी वहां मुझे महसूस होती है, कुदरत की कमी। गांव में जो कुदरती पेड़ देखने को मिलते हैं, वो पुराने पुराने घर और मिट्टी की खुशबू, जब बारिश होती है मिट्टी के ऊपर वो बूंदें गिरती हैं, मुझे वो खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है। शहरों में वो खुशबू जैसे मिलती ही नहीं। बस जीना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है कैसे आप बूढ़े होंगे और शायद उसके बाद भी आपको कुछ अच्छा ना मिले, मौत के सिवा। मैं भी इंतजार किए जा रहा था। उस रेस्टोरेंट में कई लड़कियां मुझे कहा करती थी, शाम को क्लब चलते हैं। लेकिन मैं एक दो बार क्लब में गया। वहां का शोर शराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बेवजह अजीब अजीब म्यूजिक पर नाचते रहो और वो भी अंधेरे में। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था और ये जानता था अगर वहां मुझे कोई लड़की पसंद भी आती है, उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी से अलग होगी। मैं उसके साथ लंबे समय तक रह नहीं पाऊंगा। लेकिन कहते हैं जिंदगी में हर वक्त मोड़ आ सकता है, कभी भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। मेरी जिंदगी भी बदली थी। उस रेस्टोरेंट में रात के 10 बजे एक लड़की बैठी हुई ब्लैक कॉफी बार बार ऑर्डर किए जा रही थी। आज इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले कम लड़के आए थे, इसीलिए मैं 10 बजे तक इंतजार कर रहा कब वो लड़की चली जाए और मैं इस रेस्टोरेंट को बंद करूं। लेकिन वो जा ही नहीं रही। आंखें उसकी नम हो चुकी थी। किसी का वो इंतजार कर रही थी, जैसे किसी ने धोखा दे दिया हो। वादा किया, लेकिन वो वादा निभाया नहीं। 10 बजे जब वो लड़की बाहर की तरफ जा रही, मुझे उसकी चिंता हुई। बाहर कई लड़के खड़े थे जो ड्रग्स लिया करते थे, लड़कियों को छेड़ा करते थे, और वो मासूम लड़की बेचारी को वो तंग करेंगे, इसीलिए मैंने उसे कहा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और वो मुझसे बातें करने लगी। अपनी जिंदगी का पूरा हाल उसने मुझे बता दिया था, लेकिन उसके दुख में मुझे जैसे अपनी खुशी नजर आने लगी। वो अपना दुख बता रही थी कि वो लड़के को पसंद तो करती थी, लेकिन उसे ये चीजें पसंद नहीं थी। वो क्लब में आने को कहता था, उसे क्लब पसंद नहीं था। वो शहर में रहने के बारे में कह रहा, लेकिन वो बार बार गाँव जाना चाहती थी, अपनी नानी के पास। उसकी बातें धीरे धीरे मुझे अच्छी लगती गई, बिल्कुल मेरे जैसी। शहर का शोर उसे पसंद नहीं, वो गांव में रहना पसंद करती है। शहरों की लड़कियां कम कमाई में गुजारा कर ही नहीं सकती, लेकिन वो कहा करती थी मैं कम कमाई में गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन रहना मुझे पसंद गांव में होगा। बिल्कुल मेरे जैसी। लंबी ड्राइव की थी। मैं तो शहर के उसके वो फ्लैट में उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन गाड़ी जब चलती गई उसके गांव तक जाकर रुकी थी। पूरी रात गुजर गई उसके गांव तक पहुंचने में, और जब हम सुबह वहां पहुंचे
आंखों में बहुत ज़्यादा नींद थी और वो मुझे बता रही ये उनका गांव है, लेकिन यहाँ उसके माँ बाप नहीं रहते। नानी वाला गांव अलग है, लेकिन यहाँ आना उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम कह रहे थे ना तुम्हें गांव पसंद है, आओ तुम्हें गांव घुमाती हूँ। आंखों में नींद थी, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा। शोर बिल्कुल नहीं था। गांव में बहुत कम लोग, और जितने भी थे सब प्रोफेशनल, अपने अपने काम में लगे हुए। कोई बाहर से आया है कोई पूछ भी नहीं रहा था। और वो लड़की मुझे अपने घर तक लेकर गई। वो घर की सफाई होने वाली थी। वो शहर आ गई थी। उसके बाद उसके घर की देखरेख किसी ने नहीं की थी। उसने कहा उसके माँ बाप की मौत तब हो गई थी जब वो 12 साल की थी। उसके बाद जैसे इस गांव में उसको पाला गया। कई अच्छे लोग थे जो घर में उन्हें खाना दिया करते, और वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर शहर आ गई। लेकिन उसने गांव को नहीं छोड़ा था। समय समय पर वो गांव वापस आया करती थी, वहाँ कुछ समय गुजार कर जाया करती थी। लेकिन फिर उसे शहर में काम करना पड़ता था, और वहाँ इसका एक बॉयफ्रेंड बना था जिसने उसे बहुत ज़्यादा तंग किया, और रात को वो उसी का तो इंतज़ार कर रही थी। यहाँ उसने गांव की वो चीज़ें दिखाई जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। हिचकिचा रही थी, अरे तुम्हें पता नहीं ये पसंद आएगा या नहीं, लेकिन ये हमारे गांव का सबसे पुराना पेड़ है। यहाँ पर देखो ऊपर चढ़कर हम झूले में बैठ सकते हैं। मुझे तो ये अच्छा लगता है, पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। मेरे बॉयफ्रेंड को ये बचकाना लगा करता था। मैं कितना खुश था। मैंने कहा चलो इकट्ठे बैठते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। मुझे भी यही चीज़ें तो पसंद है। मेरा भी कभी एक गांव था, लेकिन पिताजी ने वहाँ का घर भी बेच दिया। फिर हम बहुत पहले शहर आ गए थे, तो वो चीज़ें मेरी आंखों के सामने हैं, लेकिन दोबारा वो ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ। वहाँ दोपहर तक हम हंसते खिलखिलाते, ऐसा लग रहा था वो लड़की मेरे लिए ही बनी हो। धीरे धीरे जैसे उससे प्यार होने लगा था। लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड था। वो उसे पसंद तो नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसके साथ वो समय बिताया करती थी। मैंने उसको कहा था तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ क्यों नहीं देती। उसने कहा मैंने वादा किया है उससे, उसके साथ ज़िंदगी बिताऊंगी, इसीलिए मैं वादा तोड़ नहीं सकती। तुम वैसे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, कभी भी मेरे गांव आने का तुम्हारा मन हो तो मेरे साथ चले आना, मुझे भी यहाँ ले आना, मैं भी समय बिता लूँगी। धीरे धीरे जैसे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, वो अपने वादे पर टिकी हुई थी। उसके बाद हफ्ते में या 15 दिन में एक बार हम यहाँ पर इकट्ठे आया करते। धीरे धीरे हफ्ते में 1 दिन आने लगे, फिर हफ्ते में 2 दिन आने लगे। इसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को जब ये पता लगा, वो तो मुझे पीटने आया था, लेकिन मैं भी हट्टा कट्टा और तगड़ा था। वो पिट कर गया। जब वो पिट कर गया, वो लड़की उससे ब्रेकअप कर चुकी, वादा तोड़ दिया था। फिर मेरा रास्ता साफ। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदलने लगी, और ये प्यार मेरी जिंदगी बदल रहा था। हम तो लगभग इस गांव में ही रहने लगे थे। शहर में कुछ काम करते, कुछ कमाई होती, गांव में आकर उससे हम छोटी दुकान बनाया करते, गांव में चीज़ें बेचा करते, गांव में खेती किया करते, और इसी में सब कुछ अच्छा लगने लगा था। मुझे यही ज़िंदगी पसंद थी, और वो लड़की मेरे साथ ऐसी ज़िंदगी ही तो बिताना चाहती थी। भगवान ने जोड़ियाँ बनाई होती हैं, हमारी जोड़ी भी भगवान ने बनाई थी। जो ज़िंदगी की हमेशा ख्वाहिश किया करता था, वो ज़िंदगी मुझे मिल चुकी थी। लेकिन ज़िंदगी ऐसी ही है, हमेशा आपके सोच के मुताबिक नहीं चलती। इसमें आपको बहुत मुसीबतें आती हैं, और मेरी ज़िंदगी में भी वो मुसीबतें आ चुकी थी। मैं उस दिन गांव में था। शहर में जाना मुझे पसंद ही नहीं था। गांव में ही हम अच्छी कमाई करने लगे थे। कई ऐसी सब्जियां हम यहाँ पर उगाया करते जिसे शहर में बेच कर आया करते, लेकिन अब शहर जाने का मेरा मन ही नहीं करता था। और जैसे वो लड़की शहर जाकर उसे बेच कर आया करती, शायला खुद ही गाड़ी चलाकर उस तरफ चली जाया करती। इस बार रात के 8 बज गए, वो वापस नहीं आई। अमूमन 3 बजे आ जाया करती थी। मैं इंतज़ार किए जा रहा, और मेरे पास गाड़ी तक नहीं थी कि मैं शहर जाकर पता करके आता। लेकिन जब वो रात गुजर गई, सुबह तक मैं समझ गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गांव के एक आदमी को मैंने कहा मेरे साथ चलो, शायला वापस नहीं आई है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। उसके साथ जब हम सड़क पर थे, एक जगह एक बड़ा हादसा हो चुका था। एक ट्रक पलट चुका था एक गाड़ी के ऊपर।
उस गाड़ी में जो भी था उसे वहां से निकाला गया। गाड़ी भी वहां से ले जाई जा चुकी थी। ट्रक वहीं पर टेढ़ा खड़ा था। ट्रक ड्राइवर मारा गया और मुझे पता लगा जो गाड़ी को चला रहा था वो भी मारा गया। वहां जाकर ये मेरे लिए सदमे के समान था कि ये मौत शाइला की हुई थी। मेरी जिंदगी पलट गई। अभी अभी तो खुशियां मिली थी, अभी अभी तो सपने संजोए थे, लेकिन वो सपने बिल्कुल टूट चुके थे और मैं हक्का बक्का सा। वहां उसकी लाश के सामने मुझे ऐसा लग रहा था ये शाइला नहीं मरी है, मैं मर गया हूं, जैसे मेरी मौत हो चुकी है। जिंदगी खत्म, तमन्नाएं खत्म। उसको जब कॉफिन में लेटाया जा रहा था मैं नहीं चाहता था, नहीं नहीं वो उठकर खड़ी हो जाएगी, वो जिंदा हो जाएगी। ऐसे नहीं होता, भगवान ने मुझे शाइला दी है, इतनी जल्दी क्यों वापस ले ली। लेकिन मुझे पकड़कर पीछे खींचा जा रहा। जब उसे दफनाया गया था वो बारिश वाला दिन था। मैं अकेला रह गया था वहां, बिल्कुल अकेला, कोई नहीं था वहां पर। हमारे गांव के उस कब्रिस्तान में जब उसे दफनाया गया, पूरा दिन मैं एक पेड़ के नीचे, वो बारिश ने मुझे बहुत ज़्यादा भिगा दिया था। मैं बीमार भी हो गया था, लेकिन वहां से उठना ही नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था अभी कॉफिन को तोड़कर वो मेरे गले से लग जाएगी और कहेगी बस मैं मजाक कर रही थी। लेकिन वो मजाक नहीं था, सच था। वो मर चुकी थी। जिसके बाद रोता रोता रात के वक्त मैं घर आया था। शाइला का घर, वो घर भी मुझे शाइला की याद दिला रहा, ये गांव भी मुझे शाइला की याद दिला रहा। मैं हमेशा के लिए यहीं रहना चाहता था। हमने बड़े खेत लिए थे, वहां पर हम सब्जियां उगाया करते थे। जैसे हर चीज मुझे शाइला की याद दिला रही थी। वो रात बड़ी मायूस रात थी, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मैं रात के 12 बजे तक जैसे आंखों को फटी हुई देख रहा, वो बंद ही नहीं हो रही। आंखें बंद होती तो शाइला मेरी आंखों के सामने होती। लेकिन उसके बाद मैंने खिड़की पर एक परछाई देखी। वो परछाई बिल्कुल शाइला की परछाई जैसी थी। भागा मैं, खिड़की खोलकर जैसे ही बाहर गया, बाहर कोई नहीं था और बारिश बहुत ज्यादा। हमारे घर के आगे लगा हुआ वो बड़ा सा बल्ब जिसकी परछाई इस तरफ पड़ रही, वो बल्ब हिलने लगा था। हवाएं चल रही थीं तो वो बल्ब हिले जा रहा था, हिले जा रहा था। शायद भ्रम पैदा हो गया होगा। वैसे भी मैं पागल होने की कगार पर था, नींद ही नहीं आ रही। वो परछाई खिड़की पर ही पड़ी थी, लेकिन शाइला जिंदा नहीं है। किसकी परछाई होगी जो मुझे उसकी याद दिला रही है। वो रात सो नहीं पाया था और बारिश की बूंदें जो छत पर पड़ रही थी, एक बार मुझे ऐसा लग रहा मुझे मर जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो शाइला दूसरी दुनिया में कहीं दूर निकल जाए। अभी मर जाऊंगा, शायद उसके करीब पहुंच जाऊंगा। शायद इसे ही सदमा कहा जाता है। अगले 2 दिनों तक मुझे वो सदमा लगा रहा था। हर जगह मुझे जैसे शाइला नजर आती, उसकी खुशबू सी महसूस होती। अपने करीब मैं उसे महसूस कर पा रहा था। गांव के लोग भी मुझे कह रहे, शहर चले जाओ, देखो तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम पागल हो जाओगे। बस उसकी बातें करते रहते हो, खाते कुछ हो नहीं और तुम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो। उनसे मैं कहता मैं तो बैठा रहता हूँ, बात तो मैं किसी से करता नहीं। उनका कहना था तुम पागलों की तरह बुड़बुड़ाने लगे हो। यह बात शायद मेरे दिल पर लगी थी। जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना होगा। मैं शहर में आ गया था। वो जिंदगी जो मुझे कभी पसंद नहीं थी, वही फ्लैट में मैं रहने लगा था। शायद उस गांव को छोड़ना ही मेरे लिए आखिरी रास्ता होगा। उस रेस्टोरेंट में मुझे काम बड़ी आसानी से मिल जाएगा और मैं वही जिंदगी दोबारा जीने लगूंगा जो शाइला से पहले जिया करता था। 5 दिनों तक डॉक्टर से मैं मिलता रहा। कुछ दवाइयां उन्होंने दी थी, जिसके बाद मुझे भ्रम नहीं होते। मुझे ऐसा लगता मैं अब ठीक हो रहा हूँ। मन काम में लगाना ही शायद सही होगा, तो मैं काम में मन लगाने लगा। लेकिन उदास सा, कोई और छुट्टी करता तो मुझे घर जाने का मन नहीं होता। वहाँ रेस्टोरेंट में काम करता रहता, कई बार 9 बजे तक, कई बार 10 बजे तक, हर रोज ओवर टाइम, 7 के 7 दिन काम। और रेस्टोरेंट के मालिक ने खुद कहा था छुट्टी ले लिया करो, ऐसे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मानता हूं सदमा लगा है तुम्हें, लेकिन उससे बाहर निकलना होगा। यह बात उसकी मेरे दिल पर लगी और फिर से मुझे लगा खुद को बदलना होगा, सोच बदलनी होगी। शायद शाइला की जगह मुझे किसी और को देनी होगी। उस रात मैं घर में बिल्कुल अकेला था। इससे पहले
रेस्टोरेंट में काम करने वाले कुछ लड़के मेरे घर आ जाया करते, रात मेरे साथ बिताया करते। उन्हें डर था मेरे साथ कुछ हो ना जाए, लेकिन अब उनका डर थोड़ा कम हो चुका था। मैं साधारण तरीके से काम करने लगा था। आज मैं इस घर में बिल्कुल अकेला था, बेड में लेटे हुए सोने का इंतजार कर रहा। बार बार ख्याल शाइला के आते, लेकिन मैं उन विचारों को अपने दिमाग से निकालना चाहता था। बार बार कुछ और चीजों के बारे में सोचने लगता। अचानक किचन में एक आवाज ने मुझे जैसे डरा दिया। जब आपका ध्यान किसी चीज पर हो और घर में ऐसी आवाज आए, आप डरेंगे ही। मैं किचन में गया। मुझे लगा कुछ ना कुछ गिरा होगा और नीचे एक ग्लास गिरा हुआ था, जिसे उठाकर दोबारा मैंने रैक पर रख दिया। शायद किनारे पर रखा होगा, इसीलिए गिर गया होगा। मैं अभी किचन में ही था, ग्लास को वहीं पर रखा था और बाथरूम से आवाज आने लगी। ये शावर की आवाज थी, जैसे शावर अपने आप ऑन हो गया हो। जब मैं बाथरूम में गया, शावर चल रहा था, लेकिन अचानक ऑन कैसे हो गया? यह ख्याल जो मेरे दिमाग में आया, मैं उसके बाद खुद को रोक नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा ये कुछ अजीब नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भ्रम हो रहे हैं। मैं शावर को बंद करके अभी बाहर निकलने ही वाला था। अचानक मैंने महसूस किया हर तरफ अंधेरा हो गया। क्या लाइट चली गई? यहाँ लाइट तो नहीं जाती। मैंने बटन की तरफ हाथ बढ़ाया और बटन दबाया, तब जाकर लाइट चली, जबकि यह लाइट तो पहले जल रही थी। अपने आप बंद कैसे हो गई? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में कोई है। अपने आप बटन दबाए जा रहे हैं, चीजें गिराई जा रही हैं, शावर ऑन हो रहा है, किताबें हिल रही हैं। वो रात मैंने ऐसे ही गुजारी थी। भ्रम होते ही रहे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा शक अपने दिमाग पर हो रहा था। कहीं मैं दोबारा सदमे में तो नहीं आ रहा। अगले दिन मैं जब रेस्टोरेंट में गया था, लगभग दोपहर का समय था। मैं सीधा डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर को पूरी घटना के बारे में बताया और डॉक्टर कह रहा था, तुम दवाई तो ले रहे हो ना सोने से पहले, उससे नींद अच्छी आती है। रात को तुम उठ ही नहीं सकते। अगर दवाई का असर तुम्हारे ऊपर हो तो तुम उठोगे नहीं। ऐसा तो नहीं तुम्हें सपना आया? मैंने कहा नहीं, वो सपना नहीं था, सब कुछ असली जैसा ही था, लेकिन ऐसी चीजें कमरे में हो रही जैसे कोई मौजूद हो। डॉक्टर ने कहा, अच्छा आज मैं तुम्हें और दवाई देता हूँ, इससे दिमाग शांत रहेगा। अब नींद की गोली की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें रात को समय बिताना अच्छा लगता है ना, तो ऐसा करना, ये गोली खाना, इससे भ्रम नहीं होगा और तुम्हें अच्छा महसूस होगा। घर में कोई नहीं है, ऐसे डरो मत। सदमे में हमें पहले खुद समझना होता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो भ्रम है, सच्चाई नहीं है। ये बात याद रखना। रात को मैं अपने कमरे में बैठा हुआ बार बार सोचे जा रहा था, कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज तो डॉक्टर ने दवाई दी है ना, अब वैसा नहीं होगा। अचानक मुझे जैसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। यह आवाज अलमारी की आवाज थी। उसका दरवाजा जैसे अपने आप खुला हो। जैसे ही मैंने साथ वाले उस कमरे में जाकर देखा ना, सच में वो अलमारी का दरवाजा खुला था और वहां शाइला के जितने कपड़े, वो सारे के सारे जैसे नीचे गिरे हुए। तब मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हुई थी। मुझे ऐसा लगा मैं एक बार चेक कर लूं। भ्रम ऐसा थोड़े ना होता है, सारे कपड़े नीचे गिरे हुए हैं। लेकिन उस कमरे में मैं किसी को ढूंढ नहीं पाया। मेरे कपड़े वैसे के वैसे, शाइला के कपड़े नीचे गिरे हुए। उन्हें मैंने उठाया नहीं। मुझे लगा मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, शायद उसके बाद डॉक्टर यकीन करे कि जो हो रहा है वो भ्रम है या सच्चाई है। कुछ अजीब तो हो रहा है, कहीं मेरे घर में कोई छिपकर आता तो नहीं और दिमागी बीमारी होने के कारण मैं पहचान नहीं पाता। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूं। मैं सोचे जा रहा। वो कपड़े मैंने नहीं उठाए और मैं अपने कमरे में आ गया। जैसे ही मैं अपने कमरे में आया, सामने मैंने वो किताब रखी हुई थी। उसमें मैं कुछ चीजें पढ़ा करता था। वहां पेन बिल्कुल बीच में रखा हुआ, किताब खुली हुई। जब मैंने वो किताब को खोला जहां पेन रखा था, वहां कई सर्कल बनाए हुए थे। ये सर्कल मैंने नहीं बनाए, मैं तो किताब को बिल्कुल नया रखा करता था। तो ये सर्कल किसने बनाए होंगे? कई जगह पर सर्कल बने हुए और खास शब्दों को जैसे हाईलाइट किया गया था। सबसे पहला शब्द कम, दूसरा शब्द विद, तीसरा शब्द मी। कम विद मी।
मेरे साथ आओ। ये किसने किया होगा? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा भी नहीं। वो पूरी रात ऐसा लगता ही रहा जैसे चीज़ें हिल रही हो। मेरी आंखों के सामने रखा हुआ वो कैन अपने आप हिल रहा, लेकिन वो गिर भी नहीं रहा। जैसे हवा बड़ी तेज चल रही हो, थोड़ा टेढ़ा होता फिर सीधा हो जाता। बार बार खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी वो कमरे में कहाँ से हवाएं आ रही थीं मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा। लेकिन वो रात मैंने कितनी मुश्किल से गुजारी मैं किसी को बता नहीं सकता। सुबह सुबह मैं रेस्टोरेंट नहीं गया था, डॉक्टर के पास गया। मुझे लगा मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। डॉक्टर को मैंने पूरी बात बताई। डॉक्टर मेरे घर पर भी आए। चीज़ों को देखकर कहने लगे, ये तो सच है, चीज़ें तो वहीं पर हैं, लेकिन किसी ने नहीं गिराई। ऐसा तो नहीं तुमने इन्हें नीचे रखा, तुम उसकी याद में उसके कपड़ों को हाथ में लिए बैठे होंगे, सारे कपड़े गिरा दिए, फिर तुम्हें याद नहीं रहा। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। ये कपड़े मैंने नहीं गिराए। अलमारी के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर ये कपड़े नीचे गिरे, कैन का हिलना, सब कुछ। मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा था दवाई का असर धीरे धीरे होगा, बस ये मानो ये भ्रम है, सच्चाई नहीं है। मैं जानता हूँ किसी अपने को खोने के बाद हमें लगने लगता है वो मरा नहीं है, हमारे आसपास है। ये आत्मा वात्मा, इस पर यकीन मत करना। अगर इसके पीछे तुम पड़े ना, पागल हो जाओगे। बस नकारो नकारो। अगर तुम्हें उसका चेहरा भी नजर आए तो नकारो। ये झूठ है, सच तुम्हें पता है। ये दुनिया कैसी है सच तुम्हें पता है। जिसे सदमा लगा होता है उसे ये सब सच लगने लगता है। वो गहराइयों में खोने की कोशिश मत करना, कुछ गलत मत करना। मैंने डॉक्टर को कहा नहीं, मैं कुछ गलत नहीं करने वाला, लेकिन मैं खुद को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं खुद को समझाऊंगा। डॉक्टर मेरे घर से जा चुके थे। दिन का वक्त था और मैं दिन के वक्त भी घबराया हर चीज को देखकर मुझे डर लगा करता। शायला की चीजों को घर से निकाल भी नहीं सकता था, हटा भी नहीं सकता था। इतना तो प्यार करता था। अब वो प्यार धीरे धीरे कम होगा ना, धीरे धीरे भुला पाऊंगा। एक झटके में नहीं भुला सकता। मेरी तो सांसें रुकने लगेंगी। उसकी हर चीज को हर रोज बाहर रखे हुए देखने की आदत थी मुझे। इतनी आसानी से वो चीजों को घर से बाहर कैसे निकालूं? वो दिन भी मुझे चीजें हिलती हुई नजर आती, जैसे शायला की एक तस्वीर जो मैंने दीवार पर लगा रखी थी। मैंने पलकें झपकते हुए महसूस किया। वो तस्वीर थी, हिल नहीं सकती थी। खुद को समझाया मैंने ये झूठ है, लेकिन वो पलकें ऐसे झपक रही थी जैसे मेरी आंखों के सामने वो जिंदा ही हो। अभी तस्वीर से निकलेगी और मुझसे बातें करने लगेगी। वो तस्वीर की बात मैंने आगे आने वाले दिनों में डॉक्टर को नहीं बताई, लेकिन मेरे हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। रात के वक्त मुझे एक परछाई नजर आती, ऐसी परछाई जो मेरे कमरे से निकलती, दूसरे कमरों में जाती और फिर मेरे बेड के बिल्कुल करीब आ जाती। धीरे धीरे वो परछाई जैसे जमीन से ऊपर की तरफ उठने लगती। शायला की तस्वीर मुझसे जैसे बात करती, होंठ हिलते लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। धीरे धीरे ये हालात ऐसे होते गए और एक रात जब मैं बेड पर लेटा हुआ, मुझे वो परछाई अपने पैरों के ऊपर उठती हुई नजर आई और मैं खुद को कह रहा झूठ है, भ्रम है, ये भ्रम है, मुझे सदमा लगा है। लेकिन अचानक उसने एक आकार बनाया, शायला का आकार, लेकिन बड़ा भयानक, जैसे उसकी लाश यहां पर आ गई हो। उसकी सड़ी हुई लाश मेरे पैरों के बहुत ज्यादा करीब। वो मुझे देखते हुए कहने लगी, लेस्टर, कितना समय लगाते हो? तुम्हें कहा तो है मेरे साथ चलो, तुम कितना इंतजार करवाते हो? तुम्हें समझ में नहीं आती? देर करोगे तो मुश्किल होगी। चलो जल्दी चलो। जैसे मैं अपने अरमानों को संभाल ही नहीं पाया। जानता था ये झूठ है, लेकिन देखूं तो सही ये झूठ मुझे क्या बताना चाहता है। उठकर खड़ा हुआ मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा, शायला मुझे छोड़कर तुम क्यों चली गई? वो कहने लगी, वो बात पुरानी हो गई, इतना इंतजार करवाया, चलो मेरे साथ चलो। वो आगे चलने लगी लाश सी। मैं उसके पीछे पीछे चलती चलती खिड़की के पास खिड़की को खोलकर कहने लगी, चलो मेरे साथ, यहीं से रास्ता है। मैं 17वीं मंजिल पर रहता था। 17वीं मंजिल से वो
छलांग लगाकर खिड़की से बाहर, एक आवाज में कहकर, चलो मेरा पीछा करो, आओ मेरे पीछे, मेरे पास आना चाहते हो तो यही रास्ता है। मरने को कह रही थी, मरने को। मैंने अपने पैरों को संभाला, खिड़की को बंद किया और कहने लगा, ये झूठ है, ये झूठ है, ये सच नहीं है। मैं जब बेडरूम की तरफ गया, वहां पर शाइला बेड के ऊपर खड़ी। तुम गए नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम आए क्यों नहीं, तुम आए क्यों नहीं। गुस्से में थी, उसने छलांग लगाई, मेरा गला घोंटने लगी, सांस नहीं आ रही थी, गला ऐसे घोंट रही। तब मुझे लगा ये कैसा भ्रम है, ये तो सच्चाई लग रही है। गला घोंट रहा है, मेरा गला घोंट रहा है, सांस नहीं आ रही। शाइला मुझे छोड़ दो, शाइला मैं मर जाऊंगा। और वो कह रही, यही तो है, जब मैं मर चुकी हूं तो मेरे पास आने के लिए तुम्हें मरना तो होगा, तुम्हें मरना होगा, तुम जिंदा नहीं रह सकते, तुम्हें मरना होगा। वो गला घोंटती जा रही, घोंटती जा रही। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक भ्रम हो, लेकिन सच्चाई की तरह। और मेरी शाइला ऐसा नहीं कर सकती थी, ये तो जैसे कोई चुड़ैल हो, शाइला के शरीर में कोई चुड़ैल जो मुझे मारना चाहती हो। मैं बड़ी मुश्किल से उसे धक्का देकर अपने कमरे से बाहर निकला था, हर सामान बिखरा हुआ। मैं वो रात अपने दोस्त के घर गया था और सुबह डॉक्टर के पास। कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ वो मुझे मारना चाहती थी, भ्रम होता तो झूठ होता, लेकिन मेरा गला घुंट रहा था। डॉक्टर ने कहा वो सपना होगा, सच में ऐसा नहीं होता। मैं डॉक्टर को समझाता रहा, कुछ तो हो रहा है या किसी दवाई का असर है कि मेरी सांस रुकी थी। डॉक्टर मानने को तैयार नहीं, और डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं मना नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने कहा, आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, देखता हूं क्या होता है, और बस जो मैं कहता हूं वैसा मानते जाना। अगर तुम कुछ कह रहे होगे कि वो नजर आ रहा है, मैं कहूंगा नहीं है, तुम मुझ पर यकीन करना, क्योंकि अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे तो तुम्हें लगेगा सब कुछ झूठ है और मैं भी झूठा हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे शब्दों पर यकीन तो करोगे ना। मैंने कहा, जी आप मेरे डॉक्टर हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मुझे ऐसा लगता है मेरी सांस ही घुट रही थी, अपने आप मुझे झूठ नजर आया। वो रात डॉक्टर मेरे साथ मेरे घर में, एक ही बेड पर हम दोनों बैठे हुए। वो बातें कर रहे थे, अपनी जवानी की बातें बता रहे। एक लड़की मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद थी, उससे मेरी शादी हो नहीं पाई। 5 सालों तक मुझे ऐसा लगता रहा कि मेरी शादी किसी से नहीं होगी, क्योंकि उसके जैसी बाकी लड़कियां नहीं हैं। वो बड़ी खूबसूरत थी, उससे ज्यादा खूबसूरत बाद में कोई लड़की दिखी ही नहीं, तो मुझे लग रहा कि मैं कुंवारा रह जाऊंगा। लेकिन अगर हम समय दें तो हर दर्द भुला दिया जाता है। और 5 साल बाद मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो लगने लगी भाई सबसे ज्यादा है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत, और धीरे धीरे तो उसकी खूबसूरती मेरे दिमाग पर चढ़ गई। आज वो मेरी पत्नी है। और तुम भी अगर धीरे धीरे सब कुछ भुलाते जाओगे ना, तो आगे तुम्हें और भी मौके मिलेंगे। तुम आगे जाकर याद करोगे कि बेवजह तुमने दिमाग पर इतना बोझ डाला हुआ था। समय हर घाव भर देता है। ऐसे वो डॉक्टर मुझे बताते जा रहे। उनकी बातों में थोड़ा थोड़ा मैं अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहा, क्या मेरे साथ भी वैसा हो रहा है। अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, आवाज आपको सुनाई दी? डॉक्टर ने कहा, हाँ कुछ बर्तन पड़े होंगे, गिर गए होंगे ना, फिक्र मत करो, मैं जाकर आता हूँ, देख कर आता हूँ, कुछ नहीं, बर्तन सही जगह लगाया करो, डरना मत। वो किचन में गए। जितने में वो किचन में गए थे, मेरे पैरों के पास मैंने शाइला को जमीन से निकलते हुए देखा। मेरे पैरों को पकड़कर मुझे हिलने तक नहीं दे रही, और मैं आवाज लगाने लगा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए। मैं आवाज लगा रहा और वो मेरी छाती पर आकर बैठ गई। जैसे ही डॉक्टर भागते हुए आए, मैं डॉक्टर को कहने लगा, देखिए मुझे लग रहा है, भ्रम हो रहा है कि कुछ है यहाँ। लेकिन जब डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखा, डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ, शाइला की आंखों में देख रहे थे वो। हाथ पांव उनके फूल गए। शाइला ने जब छलांग लगाई ना, डॉक्टर को उठाकर दीवार से चिपका दिया था। ऐसा झटका उनकी छाती पर लगा, ऐसा झटका कि डॉक्टर वहीं बेहोश हो गए। फिर शाइला मेरी तरफ, मैं धक्का दे रहा और वो मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रही। जितने में डॉक्टर उठे, मैं कुछ बोलता वो तो डरकर भागने लगे। शाइला से मुकाबला कर रहा, मैं समझ गया ये सच है। भागा मैं वहां से।
जब हम नीचे पहुंचे, डॉक्टर का हाथ पकड़कर मैं कह रहा, मुझे भ्रम हो रहे हैं, मुझे बताइए। डॉक्टर का उतरा हुआ चेहरा और वो कह रहा है, भ्रम? तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। मुझे वो नजर आ रही थी, वो चुड़ैलें नहीं होती। मुझे लगता है कुछ मेरे साथ भी हुआ है। ये क्या? मेरे पास दोबारा मत आना, मेरे पास दोबारा मत आना। ये कहकर डॉक्टर वहां से जा चुके थे और मैं स्तब्ध। वो खिड़की की तरफ जब मैं देख रहा, 17वीं मंजिल जहां मेरा घर था, वो खिड़की पर, सफेद खिड़की पर एक भयानक चेहरा। वहां खड़े 5 लोगों ने उस तरफ देखा, डॉक्टर के समेत। सब डरे थे, सबको वो नजर आ रही। और तब मुझे यकीन हुआ, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। अगर ये सच है तो मेरी जान खतरे में है। ये कोई सदमा नहीं है, सच्चाई है। एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है। वो रात तो बड़ी मुश्किल से गुजारी थी मैंने, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, आखिर ये क्या है? शाइला मरने के बाद ये क्या बन गई है जो मेरे पीछे पड़ गई है? ये मेरे लिए एक राज था, और जैसे मुझे इस राज की जानकारी चाहिए थी, उसके लिए मुझे शाइला के गांव जाना होगा। वो घर जहां पर मैं शाइला के साथ रहा करता था, उस घर में कई कमरे थे। उसने हमेशा कहा ये उसके माँ बाप के कमरे हैं। शायद वहां से मुझे कुछ ऐसा देखने को मिल जाए या पढ़ने को मिल जाए, या गांव में कुछ लोगों से बात करूंगा और उसके बाद और गांव में जाऊंगा जहां उसकी नानी अब भी जिंदा है। शायद उससे बात करके मुझे कुछ पता चल जाए। अगर इन सब से कुछ ना हुआ ना, फिर किसी पादरी से मदद तो ज़रूर लेनी होगी। मुझे लगता है ऐसे तो मैं खतरे में हूँ, मर भी सकता हूँ। गाड़ी लेकर सुबह सुबह मैं सीधा शाइला के गांव पहुंचा था। गांव के लोग मुझसे बात कर रहे, वो जानना चाहते थे क्या अब मेरी सेहत ठीक है, लेकिन मैं उन्हें क्या बताता। बस ये कह रहा, शाइला बड़ी याद आती है, रात को मुझे नज़र भी आती है। और वो कहते ऐसा सदमे के कारण होता है। लेकिन जब डॉक्टर इतना हैरान था तो ये लोग तो हैरान होंगे ही अगर मैंने सच बताया। शाइला के वो बंद कमरों को मैंने खोला था, कोई मुझे रोकने वाला नहीं था। शायद सबको पता था शाइला और मैं शादी करने वाले थे, तो एक तरह से घर मेरा भी हुआ। वो कमरों को जब मैंने खोला, वहाँ धीरे धीरे पुरानी वो किताबें, जैसे जैसे मैं उन्हें खंगालता गया, मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली जो मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। 12 साल की उम्र थी शाइला की जब उसके माँ बाप की मौत हुई थी, लेकिन उससे पहले उसके माँ बाप क्या किया करते थे, इसमें पता चल रहा। शाइला की माँ एक डायन थी, जादू विद्या का इस्तेमाल करती जादूगरनी। और यहाँ जादू की ऐसी कई चीज़ों की जानकारी थी। भरे पड़े थे वो कमरे ऐसी चीज़ों से, लेकिन शाइला इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसने अपनी डायरी में साफ लिखा हुआ, जो बचपन में वो खुद लिखा करती थी, कैसे उसका माँ से कभी कभी झगड़ा हो जाया करता था। वो घर से भागना चाहती, लेकिन प्यार के कारण वापस आ जाती। उसकी माँ एक जादूगरनी ज़रूर थी, लेकिन वो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करती थी। यहाँ ये सब बताया हुआ और जादुई चीज़ें रखी हुई। मुझे बस ये पता लगाना था शाइला के साथ क्या हुआ। अगर वो मर गई, उसके बाद ये चुड़ैल बनकर मेरे पीछे क्यों पड़ी है। वहाँ मुझे शाइला की माँ की वो प्राचीन किताब भी मिली, जो कि उनके वंश की किताब थी। वहाँ साफ साफ लिखा गया था, शाइला की माँ एक जादूगरनी थी, एक आधी डायन के समान, और उनका पूरा परिवार ऐसे जादू का इस्तेमाल ही किया करता था। इस तरह जो शाइला थी वो भी आधी डायन ही हुई, लेकिन तीसरी पीढ़ी अगर वो जादू विद्या का इस्तेमाल ना करती, उसके बच्चे वो डायन वाले, जादूगर वाले शक्तियों को नहीं पाते। लेकिन शाइला एक जादूगरनी ही थी, एक डायन ही थी, उसे कभी आभास नहीं हुआ। और उस किताब के अंत में जो लिखा था वो बहुत अजीब। डायनों को दफनाया नहीं जाता, वो दोबारा जिंदा हो जाती हैं चुड़ैल बनकर, और जिसे वो चाहती हैं उसका पीछा करती हैं, उसे साथ लेकर जाती हैं। अगर एक डायन के शरीर को जलाया जाए तो वो चुड़ैल नहीं बनती, वो खत्म होती है। ये सब मैंने पढ़ा,
पूरी जानकारी इकट्ठी की, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। क्या मुझे उसे ज़मीन से निकालना होगा, उसे जलाना होगा? लेकिन यहाँ के रीति रिवाज के मुताबिक अगर किसी को दफनाया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। अगर मैं जलाऊंगा तो क्या होगा? ऐसे पशुपेश में मैं फंसा हुआ था कि वो रात उस घर में मुझे पता नहीं था जान मेरे हथेली तक आ जाएगी। अंधेरा होने के बाद शाइला ना सिर्फ मुझे नजर आ रही थी, आस पड़ोस के लोगों को भी नजर आई, जो कि घर के बाहर आ गए। चीखने लगे थे कि शाइला नजर आ रही है। मुझे भी बताया गया, मैं उन्हें अपने बारे में भी बता रहा, लेकिन तभी सामने वाले उस खेत के आगे खड़ी शाइला नजर आई, जिसने 2 बच्चों को उठाया हुआ था गर्दन से, जो चीखे मार रहे। उस समय मैंने मन बनाया था, ये मेरी शाइला नहीं है, ये चुड़ैल बन चुकी है और एक चुड़ैल को खत्म करना मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ अपने प्यार को याद करते हुए बाकियों को कष्ट नहीं दे सकता, मुझे उसे मारना ही होगा। मैं आगे भागा था शाइला से लड़ने के लिए। तब समझ में आया एक चुड़ैल कितनी ताकतवर होती है, जिसमें डायन विद्या अंदर तक कूट कूट कर भरी हो। उसके शरीर में एक डायन का ही खून था, भले ही वो जादूगरी नहीं करती थी। मरने के बाद वो शाप उसे चुड़ैल बनने पर मजबूर कर गया। वो मुझसे लड़ रही और मुझे मारने की कोशिश कर रही। उसने धमकी दी थी, तुम मेरे पास आते हो या मैं सबको अपने पास खुद लेकर आऊं, पूरे गांव को जला डालूंगी। गांव वाले मिन्नतें कर रहे थे, वो बच्चों को छोड़ने का नाम नहीं ले रही। एक बच्चे को किसी तरह बचाया गया, जबकि दूसरे बच्चे की गर्दन के पीछे वाले मांस को उसने खींच डाला। बच्ची तो वो बच गई थी, लेकिन ये एक दर्दनाक घटना थी जिसने गांव में दहशत मचा दी। वो रात मशाले जलाकर गांव वाले खास जगह इकट्ठा होकर बचे थे। ये भयानक रात थी, लड़ाई जैसे लड़ी जा रही, कई लोग जख्मी हो रहे, कई लोग जल रहे, लेकिन वो चुड़ैल ना जलकर खत्म होती ना कुछ और कब्रिस्तान में कदम रखना असंभव था। वो छोड़ ही नहीं रही किसी को। मशालों के वो सर्कल में घुसकर बचे थे हम। कब्रिस्तान जाने की हिम्मत किसकी थी? बड़ी मुश्किल से जिंदा रहे और अगली सुबह सबसे पहले करने वाला वो काम। मैंने सबको कहा, हमें शाइला की लाश को निकालना होगा, जलाना होगा। वो चुड़ैल बन गई है, वो डायन की बेटी है, इसीलिए उसकी लाश को जलाना होगा। गांव वाले तैयार थे। वैसी रात वो दोबारा नहीं देखना चाहते थे। खोदा हमने जब उस ताबूत को निकाला था, वो ताबूत खाली था। मिट्टी उखाड़ी नहीं गई थी, ताबूत कीलों से गाड़ा गया था, अच्छी तरह से बंद किया गया था, लेकिन अंदर वो लाश मौजूद नहीं। अब हमें नहीं पता था क्या करना है। कई घंटे वहां पर रहे हम, कई घंटे, और सबको लगने लगा आज की रात सबकी आखिरी रात होने वाली है, जैसा कि उसने चेतावनी दी थी। मेरे पास एक ही रास्ता था, शाइला की नानी। मैं गाड़ी लेकर शाइला की नानी के पास गया था, इससे पहले कि रात हो जाए। शाइला की नानी, जो बहुत बूढ़ी थी, एक ओल्ड एज होम में रहती थी। वहाँ मैं बात कर रहा, उन्हें ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन किसी तरह मैं बात समझाने में कामयाब रहा, और वो भी अंधेरे कमरे में मुझे ले जाकर मुझसे बात करने को तैयार हो गई थी। अंधेरे कमरे में जादू का इस्तेमाल किया जा सकता था। बड़ी आसानी से सुन सकती थी, बड़ी आसानी से वो बोल सकती थी। डायन विद्या का इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन ये समय उसका इस्तेमाल करने का ही था। मैंने हाथ जोड़कर शाइला की नानी को कहा था, मैं शाइला से प्यार किया करता था, वो भी मुझसे प्यार किया करती। हम गांव में रहने वाले थे, लेकिन उसकी मौत हो गई। मुझे नहीं पता अब तक ये खबर पहुंची है या नहीं। शाइला की नानी ने कहा था, मैं जानती हूँ, पूरा सच जानती हूँ। डायने सब जान लेती हैं, भले ही मौत की कगार पर खड़ी हूँ, लेकिन जान गई हूँ। इंतज़ार कर रही हूँ कुदरती मौत का, क्योंकि अगर किसी दुर्घटना से या किसी और घटना से मैं मारी गई, मैं चुड़ैल बनूंगी। वैसा मैं बनना नहीं चाहती, इसीलिए इस तरह हमें अपना बुढ़ापा गुजारना पड़ता है। शाइला के साथ जो हादसा हुआ, उसने उसे चुड़ैल बना दिया, और तुम्हें अब उसके शरीर को जलाना होगा। लेकिन उसका शरीर इतनी आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता। जहाँ उसे दफनाया गया है उससे 10 फुट नीचे खोदना होगा, लेकिन रात के वक्त।
रात के वक्त खोदोगे तभी लाश मिलेगी, जलाना भी रात को होगा। चुड़ैल का शरीर रात को ही नजर आता है। मैंने कहा, लेकिन वो ऐसा करने नहीं देगी, वो बड़ी भयानक है और चेतावनी दी है, आज रात वो सबको मार डालेगी, मुझे भी साथ ले जाएगी। तब शाइला की नानी कह रही, शायद वो तुमसे सच में बहुत प्यार करती थी, इसीलिए तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। लेकिन याद रखना, ये वो शाइला नहीं है जिससे तुम प्यार करते थे। हमारे खून में डायन का खून मिला हुआ है, इसीलिए वो बुरी शक्तियां हम पर हावी होती हैं। अब वो चुड़ैल बन गई है, उसको अपने शरीर पर काबू नहीं है, मृत चुड़ैल के शरीर पर भी। लेकिन उसकी भावनाएं तुम्हारे पास आती हैं, तुम्हें उसे जलाना होगा, उसे मुक्त करना होगा। वो खुद अंदर बुरा महसूस कर रही होगी। अगर तुम्हें कुछ हुआ, सबसे ज्यादा दुख उसे लगेगा, लेकिन वो चुड़ैल का स्वरूप वो खुश होगा। जैसे दो स्वरूप एक के अंदर, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। हमारा अंत ऐसा ही होता है, या तो आसानी से या भयानक रूप में, लेकिन ऐसा ही। मैंने शाइला की नानी को कहा, तो मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? शाइला की नानी ने जो वहां मेरी आंखों के सामने किया, मैं देख ही नहीं पा रहा था। उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली जैसे अपने हाथ से खींचकर तोड़ डाली, खून तक नहीं निकला, और वो उंगली मेरे हाथ में थमा कर कहने लगी, जब भी वो तुम्हारे करीब आए, बहुत ज्यादा ताकतवर हो, ये दिखाना, गुस्सा शांत होगा, उसका काबू में रहेगी, और इस तरह तुम वो शरीर निकाल पाओगे। इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करो। तुम्हें आज ही उसका शरीर निकालना पड़ेगा। 10 फुट नीचे खोदना होगा, 10 फुट नीचे। उसकी लाश तब जाकर ढूंढी जा सकती है। गांव में वापस आकर गांव वालों को मैंने यही बताया था। दिन के वक्त ही, ये शाम का वक्त था, रोशनी थी, दिन ही था, खुदाई शुरू हो गई। 7 से 8 फुट खुदाई होते होते अंधेरा होने लगा। सब डरने लगे थे। मैंने कहा 2 फुट और, लेकिन वो वहां रुकना नहीं चाहते थे। किसी के पास कोई बड़ी मशीन नहीं थी, लेकिन खड्डा चौड़ा था। नीचे उतरकर आखिरी 2 फुट मैं खोदे जा रहा। वो लाश निकलने से पहले शाइला वहां मौजूद थी। वो भयानक चुड़ैल जो मुझे मारना चाहती, गला दबोचना चाहती, मुझे वहीं दफनाना चाहती थी, मुझे लेटाकर मेरे ऊपर मिट्टी डालने लगी, और मैं भी नीचे से और खोद खोद कर, भले ही पीठ पर मिट्टी पड़ रही, नीचे से मैंने वो लाश को ऊपर कर ही लिया। शाइला को मैंने जमीन से निकाला था। ये लाश मेरी शाइला की थी। वो जो चुड़ैल बनकर आई है, वो मेरी शाइला नहीं है। जैसे ही वो मुझे मारने के लिए करीब आई थी, मैंने उसकी नानी की वो उंगली आगे कर दी। स्तब्ध हो गई वो उंगली को पकड़कर, स्तब्ध, जैसे अपने शरीर पर काबू करने की कोशिश कर रही, और इतने में उसके शरीर को माचिस की एक तीली ने ऐसे जलाया जैसे उसके शरीर में कोई पेट्रोल हो। धधक धधक कर जलने लगी, जबकि सिर्फ तीली ही तो लगाई थी। जैसे जैसे उसका शरीर जलता गया, वो चुड़ैल चीख चीख कर जैसे छोटे छोटे कणों में टूटती जा रही। उसके ऊपर जैसे कोई कपड़ा ही था, चुड़ैल जैसा, जो उतर गया। मेरी शाइला मेरी सामने थी, मुस्कुराती हुई। वैसी ही मुस्कुराहट, बिल्कुल डरावनी नहीं। मेरी आंखों की तरफ देखकर कहने लगी थी, लेस्टर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन हम एक हो ना पाए। फिक्र मत करना, मैं तो जा रही हूं, लेकिन तुम मेरे पास मत आना। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अपनी जिंदगी में किसी और को जगह देना। धीरे धीरे मुझे भूलने की कोशिश करना, लेकिन एक छोटी सी जगह मेरे लिए बनाए जरूर रखना। अपना दिल किसी और के लिए तैयार करना। मैं खुश रहूंगी अगर तुम किसी के साथ खुश रहोगे। मैं जिंदगी में तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। शायद तुम्हें कोई और मिल जाए, बिल्कुल मेरे जैसी। ये आखिरी शब्द थे शाइला के। वो राख की तरह आसमान में ऊपर की तरफ उठ गई और कणों में बिखर गई। घुटनों के बल आकर रोया था मैं, घुटनों के बल। एक आखिरी बार उसे मिलने का मौका मिला था मुझे, भले ही इतनी मुसीबतें सहने के बाद। आप सोच रहे होंगे उसके बाद मेरी जिंदगी साधारण हो गई। मैंने चुड़ैल से पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन दोबारा शहर में उसी रेस्टोरेंट में बैठकर मुझे ऐसा लगा करता था, मैं ये कर क्या रहा हूँ। भीड़ मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं शहर छोड़कर जा नहीं सकता। यहीं पर अब मेरी जिंदगी है। वो घर
जो उस गांव में था उसका इस्तेमाल वहाँ के लोग कर रहे हैं। अब वो मेरा घर नहीं था, लेकिन फिर भी दिल में शाइला के लिए छोटी सी जगह। मुझे कुदरत पसंद है, लेकिन यहाँ काम करना पड़ता है। शायद किसी मोड़ पर मेरी ज़िंदगी में कोई और आए, बिल्कुल शाइला जैसी। शायद मेरी किस्मत में कोई लिखा हो। देखते हैं आगे ऐसा कुछ होता है या नहीं।